थैंक यू वेरी मच निरंजन बाबू, आदरणीय निरंजन पटनायक जी, आदरणीय मिश्रा जी और हमारे उड़ीसा प्रेस के माननीय देवी और सज्जनों। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे उड़ीसा भेजा है। आज पूरे देश में हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं राजधानियों में, ताकि देश में जो किसान और मजदूर विरोधी कानून लाया गया है ऑर्डिनेंस के द्वारा, उसके बारे में आप सब लोगों को हम लोग अवगत करा सकें। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही विचारों का मतभेद रहा है। जहां कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के, बाबा साहब अम्बेडकर के सोच विचार के साथ गरीब, मजदूर, किसान, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में नियम बनाती रही है, कानून बनाती रही है, संविधान बनाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा से कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया है। आज पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे, आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने जमींदारी ख़त्म की, राजा महाराजा अलग किए, लैंड सीलिंग लाए, जो ज़मीन पर हकदार था, जो खेती करता था, उसको ज़मीन का मालिक बनाया, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म ख़त्म किया और पूरे तरीके से जो मेहनतकश किसान था, जो टेनेंट फार्मर था, उसको मालिकाना हक दिया। इसी प्रकार भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब के पक्ष में, किसान के पक्ष में हम लोगों का पूरा संविधान बना, जिसकी वजह से आरक्षण के माध्यम से हम लोगों ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्गों को ऊपर लाने का ये पूरा प्रयास किया और हुआ। इंदिरा जी ने गरीबों के पक्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और साथ में उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का और प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर आरक्षण का भी नीतियां बनाई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन बनाकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का किसानों के पक्ष में उन्होंने नियम बनाए, योजना बनाई, पॉलिसी बनाई। इसी प्रकार राजीव जी ने भी डिसेंट्रलाइजेशन कर पंचायती राज लाए और हर प्रकार से हम लोगों ने गरीब के पक्ष में नियम और कानून बनाए। यूपीए सरकार में राइट्स दिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सारे राइट्स आम आदमी के हक में ये नियम और कानून बनाए। लेकिन आप देखते हैं कि जो हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट यूपीए गवर्नमेंट ने लाए थे, जिसकी वजह से किसान की ज़मीन अगर कोई सरकार लेती है तो ग्रामीण क्षेत्र में मार्केट का 4 गुना कीमत और अर्बन एरियाज़ का 2 गुना कीमत देने का प्रावधान रखा गया। और किसी किसान की ज़मीन ले ली गई थी और उसके बाद उसका उपयोग नहीं हुआ था तो वो ज़मीन 5 साल के बाद वापस लौटाने का भी प्रावधान था। 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं, सबसे पहले वो ऑर्डिनेंस लाते हैं लैंड एक्विजिशन के खिलाफ, कि जो लैंड एक्विजिशन कानून बनाया था जिससे किसान को चौगुनी कीमत लैंड एक्विजिशन मिलना चाहिए था, सबसे पहले उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस लाए। विरोध हुआ
सारी राजनीतिक दलों ने मिलकर उस ऑर्डिनेंस का विरोध किया और उसको फिर आगे नहीं बढ़ने दिया। अब ये जो ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, कौन कौन से लाए हैं? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020 एंड बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। और साथ में मजदूरों के जो 44 कानून थे मजदूरों के हक के लिए, उनके पक्ष में, उनको समाप्त करके 4 कोड उन्होंने पास किए। मैं इस बारे में आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन के माध्यम से उनको उनकी कीमत, उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके आधार पर उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस अश्योर किया जा रहा था। और साथ में पीडीएस के लिए भी गेहूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उन्हें दिया जाता है। ये बताना भी जरूरी है कि ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। उन पर ये इंटरनेशनल ट्रेड का प्रेशर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये विकसित देशों का एक संगठन है जो कि फ्री ट्रेड के बारे में वकालत करता है, और उसके प्रेशर में ही अभी तक कांग्रेस पार्टी उसको रेजिस्ट करती रही। मैं बताना चाहता हूं कि 93 में जब प्रणब मुखर्जी साहब कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने साफ कहा था कि हम लोग भारत के छोटे किसान और गरीब उपभोक्ताओं के प्रोटेक्शन के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हमारे गरीब को कुपोषण से लड़ाई लड़ने के लिए और अनाज की कमी के कारण आप हम पर ये बंदिश मत लगाइए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये बंदिश लगा दी थी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे 10% ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये छूट दी गई कि जब तक आपका सरप्लस नहीं हो जाता है, जब तक आपका गरीबी दूर नहीं हो जाती, तब तक आप सब्सिडी कंज्यूमर को भी दे सकते हैं और किसान को भी दे सकते हैं। अब पूरा इसमें विषय आता है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का, कि सरकार कितना अनाज का भंडारण कर सकती है। 2013 तक बहुत दबाव के बावजूद भी भारत सरकार ने इस पर समझौता नहीं किया, लेकिन 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझौता करके उसे विदेशों का गेहूं और चावल आयात करने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से मंजूरी दी। और ये जो 3 कानून बनाए गए हैं, ये विदेशों का जो मल्टीनेशनल्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनको भारत के एग्री मार्केट में उनका प्रवेश लेने के लिए ये कानून लाए गए हैं। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, विपक्ष झूठ बोलता है कि इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगी। हमारी मांग है कि अगर आप कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगी, तो आप इस कानून में डाल दीजिए कि मिनिमम एमएसपी जो है उससे भाव में अगर कोई
व्यापारी नीचे खरीदता है तो ये गैर कानूनी काम होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ये सारा का सारा प्रेशर है विदेशों के अरबपतियों को भारत का रूरल एग्री मार्केट में प्रवेश करने का। अब आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटीज़ हैं उड़ीसा में, जहाँ पर किसान अपना अनाज लाता है, ऑक्शन होता है और किसान का पेमेंट एश्योर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। एनीवे, तो उसके बारे में ये भी छूट है, ये भी बताया झूठ बोला जा रहा है कि किसान को बंदिश है कि आपको मंडी में ही आके अपना माल बेचना है। किसान फ्री है आज भी, मंडी में लाकर बेचे या प्रोड्यूसर को बेचे, जहाँ से बेचना बेचे। तो ये झूठ बताया जा रहा है, गलत प्रचार किया जा रहा है कि ये छूट इस कानून से आ जाएगी। छूट इससे नहीं आएगी, पहले से छूट है। और किसी भी बड़े आदमी को मंडी प्रारंभ करने का उसको अधिकार दे दिया गया है। अब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति अपनी मंडी चालू कर सकता है, जहां वो किसानों से डायरेक्टली माल खरीद सकता है, लेकिन पेमेंट की डिलीवरी तो उसी दिन देनी पड़ेगी। पेमेंट 3 दिन बाद कर सकता है। अगर पेमेंट नहीं करता है तो उसके लिए उसको एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम एक कॉन्सिलेटरी बोर्ड बनाएगा और कॉन्सिलेटरी बोर्ड बनाने के बाद निर्णय करेगा। उसका निर्णय की अपील होगी कलेक्टर के पास, और कलेक्टर के निर्णय की अपील कहाँ होगी? उड़ीसा में नहीं होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी के पास अपील में जाएगी, यानी कि राज्यों का अधिकार छीन लिया गया। 7 शेड्यूल में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है वो राज्यों के अधिकार का है। अब वो अधिकार केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और आपके यहाँ जो एपीएमसी का जो कानून है, उस एपीएमसी कानून को भी केंद्र का ये कानून कंट्रोल करेगा और छोटा किसान को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एसडीएम और कलेक्टर के यहाँ भटकते हुए दिल्ली जाना पड़ेगा। और अभी कोई भी एक डिस्प्यूट होता है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है, लेकिन इस कानून से सिविल कोर्ट में अब नहीं जा पाएगा। यह पूरा षड्यंत्र ये है कि जब विदेशों से गेहूं और चावल आने लगेगा तो प्राइसेस गिरेंगी, और प्राइसेस जब गिरेंगी तो किसान को नुकसान होगा और उनको मुनाफा कमाने का अवसर मिल जाएगा। दूसरा जो कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विदेशी मल्टीनेशनल्स और कॉरपोरेट्स को कोई भी किसानों के समूह के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार है और उसको किसी भी एक निश्चित कीमत पर फसल आने पर फसल खरीदने का अनुबंध किया जाएगा। कोई भी चीज़ अगर 1000 रुपये कुंटल में समझौता हुआ और फसल आने पर वो कीमत उसकी अगर 1500 रुपये कुंटल है तो वो 1500 रुपये कुंटल में नहीं बेच पाएगा, 1000 रुपये कुंटल में ही उसको बेचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हमें याद दिलाता है ये 1930 के दशक का चंपारण में जो नील की खेती का जो कॉन्ट्रैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी किसानों के साथ, और जिसके खिलाफ
महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था नील की खेती के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्ट फार्म। आज वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इसमें लाना चाहते हैं। एक तरफ होगा बड़े बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट्स लंबा चौड़ा एग्रीमेंट बनाएंगे, कितने किसान हैं जो कि उस एग्रीमेंट को पढ़ पाएंगे। आज भी मोबाइल पे जब आप डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे उसमें कंडीशन रहती हैं, आप में से कितने लोग उसको पढ़ते हैं, उसको टालते हुए आई एग्री कर लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। वही हालत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में छोटे और मध्यम किसानों की हो जाएगी। इस पूरे दोनों अध्यायों में छोटा और जो मझौला व्यापारी है वो भी खत्म हो जाएगा और बड़े व्यापारी का एजेंट के रूप में काम करने लगेगा। तीसरा वो बिल लाए हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का। 1955 में जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लाए थे, जिसमें स्टॉक होल्डिंग की सीमाएं थी। अब वो स्टॉक होल्डिंग की सीमाएं समाप्त कर दी और अभी यदि कहीं कालाबाजारी होती थी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, अधिकांश राज्यों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को अधिकार था स्टॉक सीलिंग तय करने का। अब वो अधिकार कलेक्टर का खत्म हो गया, राज्यों का अधिकार भी खत्म हो गया, वो अधिकार केंद्र सरकार को हो गया। और उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर कहीं युद्ध हो रहा होगा, युद्ध की स्थिति होगी या अकाल पड़ा होगा या नेशनल डिजास्टर होगा और उसमें पेरिशेबल आइटम्स का 100% वृद्धि हो जाएगी तो ही आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में स्टॉक सीमा तय कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। फूड ग्रेन, ऑयल सीड और पल्सेस के लिए 50%। तो पूरे तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, मल्टीनेशनल्स को हिंदुस्तान के मार्केट में जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में स्टॉक की सीमाएं थी उसको भी समाप्त कर दिया गया है। चौथा वो लाए हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट के खिलाफ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अब उन्होंने ये कर दिया है कि स्टॉक मार्केट से कोई भी आदमी, पहले तो ये था कोऑपरेटिव बैंक में वही शेयर होल्डर हो सकता है जो कि किसान हो, दूसरा व्यक्ति उसमें नहीं हो सकता। अब कोई भी बाहर का आदमी भी उसको शेयर खरीद सकता है। आज लाखों करोड़ की संपत्ति पूरे देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट की है, चाहे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, एपेक्स बैंक, मार्केटिंग सोसाइटीज, मार्केटिंग फेडरेशन, पूरे देश में अर्बन बैंक्स वगैरह, उसमें भी अब परिवर्तन कर दिया गया है और कोई भी आदमी बाहर का शेयर खरीद सकता है, यानी कि उसमें भी पिछले दरवाजे से कब्जा करने का ये पूरा प्रयास है। यही नहीं था, अब उन्होंने ट्रेड यूनियंस पर भी बंदिश लगा दी है। लेबर, पहले किसान को के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अब किस मजदूरों पर सर्जिकल स्ट्राइक है। अलग अलग जगह पर 44 तरह के कानून थे लेबर के। बीड़ी बनाने वालों के लिए अलग था, वेंडर्स के लिए अलग था, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के लिए अलग था। इस तरह से 44 कानून थे, उनको उन्होंने 4 कोड में डाल दिया। वो 4 कोड कौन कौन से हैं? एक है वेज कोड, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। ये 4 कोड के माध्यम से उन्होंने कह दिया कि अब राज्यों को ये अधिकार है कि वो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन और मिनिमम वेज और साथ में किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं, तो वो अधिकार उनके पास है। और
अभी जैसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 8 घंटे का नियम है, उसे बढ़ाकर 12 घंटे भी किया जा सकता है और हायर एंड फायर हो जाएगा। अभी ट्रेड यूनियन रजिस्टर करते हैं तो ऑब्लिगेटरी है रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन को, लेकिन वो बिना कोई कारण बताए एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। तो ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईज़ ऑफ बिजनेस के नाम से ये पूरे तरीके से मजदूर और किसानों का हित समाप्त कर रही है। अभी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर चर्चाएं जो हुई, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया और जब हमने वोटिंग में डिवीजन मांगा तो उन्होंने हमारे लोगों को सस्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से डिवीजन का अधिकार संसदीय परंपराओं में, मिश्रा जी बैठे हुए पुराने बहुत ही अनुभवी आदमी हैं, जब भी वोटिंग होता है, वॉइस वोट होता है, वॉइस वोट पे कोई डिवीजन मांगता है तो डिवीजन देना पड़ता है। ये बाध्यता है, उस बाध्यता का पालन नहीं किया और ज़बरदस्ती उन्होंने कानून पास कर दिया, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। आज पंजाब में रेल रोको अभियान है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, सब जगह। और कांग्रेस पार्टी इस बात को जनता के बीच में ले जाएगी और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा उसको पूरा नहीं होने देंगे। मुझे इस बात का दुख है कि बीजेडी ने इसका विरोध तो किया लेकिन भाजपा का साथ दिया। ये भी अजीब बात है। कहते हैं किसान विरोधी है लेकिन हम भाजपा के साथ हैं। तो भाजपा का और बीजेडी का जो संबंध है वो गुप्त समझौता है और पूरे तरीके से दोनों मिलकर ही किसान और मजदूरों का विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहने आया हूं, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से लेकर आज तक गरीब, मजदूर के और किसान के लिए लड़ाई लड़ी है। आज भी दृढ़ता से कांग्रेस पार्टी ज़मीनी लड़ाई मजदूरों और किसानों के हक में लड़ेगी। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।